आज तक आपने कई घोटालों के बारे में सुना होगा जहां सबसे ज्यादा जिक्र इस बात का होता है कि कितने करोड़ कितने अरब रुपए का घपला हुआ, लेकिन देश के दिल में बसे मध्य प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा भर्ती घोटाला एक और वजह से सुर्खियों में है। शिवराज सिंह चौहान के सूबे में हुआ भर्ती घोटाला, जिसे व्यापम स्कैम के नाम से आप जानते हैं। उस घोटाले में एक नहीं, दो नहीं, 40 संदिग्ध मौतों का साया है। जी हां, 40 संदिग्ध मौत। क्या है एक घोटाले 40 मौतों की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। जुलाई 2014 मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डी.के. सांगले की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो जाती है। व्यापम जांच में इनका नाम भी आ रहा था सामने। नहीं, ये तो मुझे नहीं जानकारी इसकी, मुझे कोई जानकारी नहीं। 25 मार्च 2015 मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का शव उन्हीं के घर में संदिग्ध हालत में मिलता है। इसी मकान के अपने कमरे में उनकी लाश पाई गई। इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश पुलिस कर ही रही थी, लेकिन राम नरेश यादव और उनके परिवार ने तफ्तीश से इनकार कर दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। 8 जनवरी 2015 ग्वालियर के बिड़ला हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर रामेंद्र भदौरिया का शव उनके घर में फांसी से लटका हुआ मिला। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। संदिग्ध सूची से तो क्लीन चिट मिली गई थी। इंदौर की मेडिकल छात्रा नम्रता दामोर पहले लापता हुई और फिर उज्जैन के पास रेल ट्रैक पर उसका शव मिला। वो लड़की जान से चली गई और ना किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। अप्रैल 2014 छत्तीसगढ़ के कांकेर के एक लॉज में विजय सिंह पटेल नाम के शख्स की मौत हो जाती है। शव 3 दिन बाद मिलता है। प्रथम दृष्टया में कह सकते हैं उसके हाथ होठ पैर में नीले रंग दिखाई दे रहा है, इससे कह सकते हैं संभावना। मध्य प्रदेश में हुई ये मौतें कुछ सवाल पूछती हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों की जान जाने भर का नहीं है। ये केस है 40 संदिग्ध मौतों का और हर मौत के साथ जुड़ा है एक नाम, व्यापम घोटाला। जहां तक इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहां पे आखिरी आदमी ने पूछताछ में बताया कि साहब मैंने तो ये उससे करवाया था, किसी का नाम लेते हैं और वो आदमी मृत मिलता है। तो ऐसे 30 से ऊपर मृत व्यक्ति हैं जिनके नाम लोग इस तरीके के करीब 40 से ज्यादा मामले हैं जिनमें असमय मौत हुई है लोगों की। कुछ ने सुसाइड किया है, कुछ को पुलिस थ्योरी बना रही है कि ये सुसाइड है। हो सकता है कि षड्यंत्र पूर्वक उनको मौत के घाट उतारा गया हो। जम्मल एरिया में चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि प्रशासन तरफ से अधिकृत वक्तव्य नहीं आया। ये सूचना आ रही है कि 40 लोग मारे गए। कौन कौन 40 लोग हैं, कौन कौन से 40 नाम हैं, क्योंकि ऐसे अंक खोल देने से कल वो 80 कह देंगे। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले की सबसे चौंकाने वाली खबर। तफ्तीश में हैरान करने वाली बातें जहां सामने आई हैं। व्यापक मामले में एक रिपोर्ट सामने आई, पता लगा कि करीब 40 लोगों की मौत हो गई है पूरी जांच के दौरान। अब मुझे कुछ नहीं कहना, आप देखते रहिए फैक्ट सामने। जिसने आग लगाई, जिसने फांसी लगाई, जिसने जहर खाया, जो रेल की ट्रैक के नीचे आया, हर मौत की तहकीकात। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला व्यापम स्कैम, जिसके 55 मामलों में अब तक 2500 लोग यानी 2500 लोग तो आरोपी हैं। 1980 यानी 1980 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 550 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जांच जारी है। और तब अचानक एक दिन तथ्य सामने आता है कि इस घोटाले से जुड़े 40 लोगों की 2012 से 2015 के बीच संदिग्ध मौत हुई है।
लखनऊ में शैलेश यादव, रीवा में विजय पटेल, उज्जैन में नम्रता दामोह, भिंड में देवेंद्र नागर, इलाहाबाद में विकास पांडे, शिवपुरी में दीपक जैन, होशंगाबाद में अंशुल सचान, जबलपुर में डॉक्टर साकले, झाबुआ में विकास सिंह। ऐसे 40 नाम हैं इस वक्त व्यापम घोटाले की जांच कर रही है एसआईटी के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस चंद्रेश भूषण के पास, जिन्हें हाल में ही जांच के दौरान ये नाम दिए गए। इन सारे नामों में दो बातें समान हैं। पहली ये कि सभी 40 लोग आज जिंदा नहीं। दूसरी बात ये कि इन सभी 40 लोगों का नाम कहीं न कहीं व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहाँ पे आखिरी आदमी ने पूछताछ में बताया कि साहब मैंने तो ये उससे करवाया था, किसी का नाम लेते हैं और वो आदमी मृत मिलता है। तो ऐसे 30 से ऊपर मृत व्यक्ति हैं जिनके नाम लोग दे रहे हैं बार बार। 3 साल के भीतर व्यापम घोटाले से जुड़े 40 लोगों की मौत कुछ सवाल उठाती है। कुछ के तो ऐसा है किसी ने एक ने लिया नाम, 2 ने लिया, पर कुछ का नाम कई आदमी ले रहे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो मीडिएटर हैं, दलाल हैं। ऐसा करके इसके लिए जब पूछताछ करते हैं तो उस पूछताछ में ऐसा बताते हैं छात्र हों या दूसरे दलाल हो या दूसरे मीडिएटर हो कि हमने तो आगे करवाई, उससे करवाई थी या उससे तलाश करवाया था स्कोरर या वो। तो ऐसे आदमी के नाम ले देते हैं कि जो मृत है, अब वो उसकी वजह से मामला अटक जाता है। एसआईटी प्रमुख चंद्रेश भूषण अहम बात कहते हैं। उनकी बात से साफ है कि इन 40 लोगों की मौत हो सकता है। ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि इन 40 मौतों के पीछे कोई खास वजह हो जिससे घोटाले की जांच कहीं आकर अटक गई है या फिर जानबूझकर अटकाई गई है। एसटीएफ के सामने बड़ी तकलीफ आ रही है कि हम जांच आगे कैसे करें, क्योंकि अब ये आगे कुछ बढ़ नहीं रही, कोई किसी तरह का सुराग नहीं मिल रहा है कि अगला कौन आदमी था। इन 40 लोगों की मौत में एक जिंदगी डॉक्टर डी के सांकले की भी शामिल थी। वो तारीख थी 4 जुलाई 2014, जब जबलपुर में सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन रहे डॉक्टर डी के सांकले अचानक अपने घर के लॉन के पास आग की लपटों में घिरे हुए पाए गए थे। जब तक लोग दौड़ते उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए अस्पताल ले जाते, डॉक्टर सांकले की मौत हो गई, एक संदिग्ध मौत। ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। पिछले 20 दिनों से लगभग अवकाश पे थे और अगले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अगले 2-2.5 महीने बाद उनकी सेवानिवृत्ति भी थी। तो उसमें कारण, किन कारणों से वो परेशान थे या कुछ लोगों ने बताया कि कई बार डिप्रेशन में अवसाद, उन्होंने इस तरह की बातें भी कही, लेकिन कौन सी बातें थी, कौन परिस्थितियां थी, कौन सी वजह थी, इसके बारे में अभी अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता। जबलपुर में एसपी का ये बयान उसी वक्त का है जब डॉक्टर सांकले की मौत सुर्खियों में आई थी। वजह थी उनकी मौत के पीछे व्यापम घोटाले के साए का होना। तब सवाल उठे थे। डॉक्टर सांकले की पत्नी का दावा था कि उनके पति पर कोई दबाव था डॉक्टर सांकले के प्रभारी डीन रहते ही, क्योंकि 93 ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज से निकाला गया था जो व्यापम घोटाले के जाल से दाखिला पाए थे। अगर माना भी जाए कि कोई तनाव नहीं था, तो फिर कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? डॉक्टर सांकले को अगर खुदकुशी ही करनी थी तो वो बहुत से आसान तरीके जानते थे, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे। लेकिन फिर भी केरोसिन डालकर आग लगाने का दर्दनाक तरीका उन्होंने क्यों चुना? हालांकि आज भी डॉक्टर सांकले की मौत एक रहस्य है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। तभी तो मौजूदा अफसर अब भी व्यापम घोटाले से उनकी मौत को जोड़कर ज्यादा नहीं देखना चाहते। उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी जिस प्रकार की जानकारी है, ये ठीक है कि जब व्यापम का केस हाईलाइट में हुआ था तब उसके कुछ दिनों बाद उनके साथ ये घटना घटी थी। तो अभी तक जांच में से ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं आया कि उन्होंने व्यापम के कारण इस प्रकार का कोई कार्य किया हो। डॉक्टर सांकले की मौत की गुत्थी क्या आप सुलझेगी, ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन ऐसे ही 40 में से 32 लोगों की जान संदिग्ध हालात में गई। क्या उनकी जिंदगी भी व्यापम घोटाले के जाल में घोंट दी गई या वो स्वाभाविक मौतें थी? सवाल बाकी है। हम बात कर रहे हैं उस घोटाले की जिसमें अब तक 40 रहस्यमयी मौत हो चुकी हैं। डॉक्टर सांकले की मौत का जिम्मेदार कौन है अब तक नहीं पता।
ऐसे ही इंदौर की मेडिकल छात्रा नम्रता, ग्वालियर के डॉक्टर रामेंद्र भदौरिया, यहां तक कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे की भी व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद ही संदिग्ध हालत में मौत हुई। दो 2012 की फरवरी में उस सुबह उज्जैन में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला था। शव था इंदौर की 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट नम्रता दामोर का, जो पिछले कई दिन से लापता थी। जनवरी में अपने हॉस्टल से लापता हुई नम्रता कहां गई थी, ये इसलिए बड़ा सवाल था क्योंकि 2009 में नम्रता ने प्री मेडिकल टेस्ट उसी व्यापम घोटाले के तारों के जरिए पास किया था, जिसने हो सकता है बाद में उसकी जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ था कि नम्रता का कत्ल हुआ, लेकिन आज तक नम्रता के कातिल कौन है, कोई नहीं जानता। इस पूरे घोटाले में विसल ब्लोअर की तरह सामने आए प्रशांत पांडे इसके पीछे बड़ी मछलियों का हाथ बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हैं। नम्रता दामोर में भी यही केस हुआ है। वो लड़की जान से चली गई और ना किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, ना ये जानने की कोशिश की कि उसका भाई कहाँ है। वो उसके वीडियोस तक मैं उनको दे चुका हूँ कि साहब इस लाइन पे थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, पर हमारी पुलिस को आज तक मृतक के भाई का एड्रेस नहीं मिल पा रहा है साहब। ये तस्वीर है ग्वालियर के डॉक्टर रामेंद्र भदौरिया की, जिनकी जिंदगी भी व्यापम घोटाले के जाल में ऐसी उलझी कि 8 जनवरी 2015 को डॉक्टर रामेंद्र भदौरिया का शव उनके घर में मिलता है। रामेंद्र भदौरिया ने फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली, वो फंदा जिसमें अब तक व्यापम घोटाले के कई राज उलझे रह गए। उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और जो प्राथमिक तौर पे जो जांच में सामने आई है वो किसी अपने जो साथी महिला डॉक्टर थी उनसे वो शादी करना चाहते थे और कुछ परिवारजन के तैयार ना होने के कारण कल कुछ विवाद भी हुआ था, उसके कारण उन्होंने क्षुब्ध होकर फांसी लगाई है। व्यापम घोटाले से जुड़े मामले पीएमटी फर्जीवाड़े केस में रामेंद्र भदौरिया भी संदिग्ध माने गए थे। हालांकि उनके घर वाले कहते रहे कि रामेंद्र को क्लीन चिट मिल गई थी। नहीं, संदिग्ध सूची से तो क्लीन चिट मिली गई थी वो, और यहाँ नौकरी कर रहा था, पीजी के पेपर दे के आया था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब उसकी तो अंदर की तो वही जाने क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, उसने बताया उसने तो कुछ बताया नहीं है। अगर क्लीन चिट मिल गई थी तो रामेंद्र भदौरिया को खुदकुशी क्यों करनी पड़ी, सवाल बाकी है। सवाल तो विजय सिंह की मौत पर भी पूछा जा रहा है, जिनका शव 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक लॉज के भीतर से मिला। विजय सिंह के तार भी व्यापम घोटाले से उलझे हुए थे। 24 अप्रैल को लॉज में विजय ने कमरा लिया था और फिर 3 दिन बाद उसी कमरे से विजय का शव मिला। चौंकाने वाली बात ये थी कि विजय सिंह ने कुछ ही दिन पहले घोटाले में गवाही दी थी और फिर उनकी जुबान खामोश हो गई। ये अपने लाज में आराम करने के नाम से लिखा है। अभी उनके परिजन से पूछताछ पर ही स्पष्ट हो पाएगा किस काम से आए थे। सर प्रथम दृष्टया का जैसा मामला लग रहा है। प्रथम दृष्टया में कह सकते हैं उसके हाथ, होठ, पैर में नीले रंग दिखाई दे रहा है, इससे कह सकते हैं ऐसा संभावना। नम्रता, रामेंद्र, विजय, डॉक्टर साकले, ऐसे 40 नाम हैं जिनकी डेथ सर्टिफिकेट उनकी मौत की वजह की जांच के लिए अब दोबारा व्यापम घोटाले में बनी एसआईटी के प्रमुख ने कही है, ताकि ये सच तो सामने लाया जा सके कि आखिर एक घोटाले के पीछे 40 मौतों का राज है क्या। मंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरान जेल की हवा खा रहे हैं और जेल के बाहर व्यापम के आरोपी बेमौत मारे जा रहे हैं। व्यापम से जुड़ी तमाम पेचीदगियां अभी भी जांच और कार्रवाई के बीच झूल रही हैं और वहीं हर नए खुलासे के साथ व्यापम से जुड़े संदिग्धों की सांसें फूल रही हैं। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। तो इस मामले में अब तक एग्जाम कंट्रोलर, पूर्व शिक्षा मंत्री से लेकर उनके ओएसडी तक 720 से ज्यादा छात्र और अभिभावक और 129 से ज्यादा पॉलिटिशियन और ये 40 मौतें बताने के लिए काफी है कि इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी